Dear audience, first of all of you are most welcome for this session, and the purpose of this session is to tell you that what is this new Companies Act 2013 is going to do to all of us and to the corporate sector. तो आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है बातचीत करने का कि हमें कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन लेना है, और आज हम कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि न्यू कंपनीज एक्ट में नया क्या है, ऐसा क्या था ओल्ड कंपनीज एक्ट में जो ख़त्म हो गया है, और ऐसा क्या था जो बदल गया है। तो डिस्कशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट, न्यू कंपनीज एक्ट में हमें नया क्या मिल रहा है जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था। न्यू एक्ट में बदल क्या गया है जो ओल्ड एक्ट में भी था लेकिन अब चेंज हो गया है। कंपनीज एक्ट 1956 में कुछ कॉन्सेप्ट्स को बदला गया है। और तीसरा, कि न्यू एक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें अब नहीं हैं जो पहले ओल्ड कंपनीज एक्ट में थी। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 it was notified in the official gazette of India on 30th August 2013। और कोई भी लॉ तभी लॉ बनता है या कोई भी लॉ हम लोगों के ऊपर तभी बाइंडिंग होता है जब वो ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में या भारत का राजपत्र में नोटिफाई हो जाता है। तो एक छोटा सा ग्लिम्स देख लें कि ऑफिशियल गजट में जब प्रिंट हुआ था तब कैसा दिखता था ना। ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया भारत का राजपत्र, और जो डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, August 30, 2013 इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट जब ये ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ। लेकिन जिस दिन ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ तब ये साथ साथ बता दिया गया था कि इस एक्ट का सिर्फ सेक्शन 1, सिर्फ ओनली सेक्शन नंबर 1 उस वक्त इंडिया में एनफोर्स हुआ था। बाकी 469 सेक्शंस एक्ट में जो इस एक्ट में है वो इंडिया में एनफोर्स नहीं हुए थे। तो एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस हैं, लेकिन 30th अगस्त 2013 सिर्फ एक इकलौता सेक्शन नंबर 1 जो है वो इंडिया में एनफोर्स किया गया था। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जा रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से बात करें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वहाँ से कंपनीज एक्ट इंडिया में आना शुरू हुआ। और जो सबसे पहले इंडिया में बनाया गया था कंपनीज एक्ट 1850 था, उसको अबॉलिश किया। उसकी जगह पर कंपनीज एक्ट 1856 आ गया, उसको अबॉलिश किया। कंपनीज एक्ट 1882 आ गया। एक कंपनीज एक्ट 1882 को ख़त्म किया तो कंपनीज एक्ट 1913 आ गया। और कंपनीज एक्ट आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 1956 बनाया। लेकिन काफ़ी कुछ हमने कंपनीज एक्ट 1913 से तब लिया था, और बहुत समय से ज़रूरत महसूस हो रही थी फॉर मैनी ईयर्स। अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली बोलूँ, ईयर 2004 में काफ़ी एफर्ट हुआ था कि नया कंपनीज एक्ट इंडिया में बनाया जाए। 2009, 2011, 2012 में फाइनली हम सक्सेसफुल हुए जाकर 2013 में। अब मैं पूरी बैकग्राउंड स्टोरी में तो नहीं जा रहा हूँ इस वक्त कि एग्जैक्टली किस ईयर में हमने क्या एफर्ट किया, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में ज़रूर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप कि ये एक्ट हमने कैसे इंडिया में एनफोर्स किया है। कंपनीज एक्ट 2013 आज की तारीख में हम बोलते हैं टोटल 470 सेक्शंस हैं विच आर डिवाइडेड इन 29 चैप्टर्स, एंड ऑल्सो वी हैव 7 शेड्यूल्स। इन द एंड बैलेंस शीट के लिए शेड्यूल 3 है हमारे पास इस बार। अब आउट ऑफ 7 शेड्यूल 3 इज़ बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बहुत बड़ी आयरनी है यहाँ पर, कहना चाहिए एक मतलब कोइंसिडेंस है कि जब कंपनीज एक्ट 1913 था, कंपनीज एक्ट 1913 में भी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज टू बी शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1913। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 में हम सब लोगों को मालूम है कि शेड्यूल 6 था। अब कंपनीज एक्ट 2013 जब वापस कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो फिर से बैलेंस शीट एक बार फिर से शेड्यूल 3 में आ गई है। तो कहना चाहिए 100 साल बाद हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। कंपनीज एक्ट 1913 में शेड्यूल 3 वाज बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट, एंड वंस अगेन कंपनीज एक्ट 2013 में भी शेड्यूल 3 हैज़ बिकम बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट। कंपनीज एक्ट 1956 हम कहते थे नंबर ऑफ सेक्शन 658 सेक्शंस पे ख़त्म होते थे, प्लस उसके साथ 15 शेड्यूल्स हुआ करते थे। अब चीज़ें पहले से कम हो गई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा टू स्टार्ट विद, और वो यही बोलना चाहूँगा कि कंपनीज एक्ट 1956 में जितने सेक्शन हुआ करते थे उनको कई जगह क्लब किया गया
और क्लब करके उनको कंपनीज एक्ट 2013 में नंबर ऑफ सेक्शन ज़रूर रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन हर सेक्शन के अंदर ऐसा लगता है सब सेक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते समय ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि एक सेक्शन के अंदर नंबर ऑफ सब सेक्शन बहुत ज़्यादा हैं और रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप समझ लें कि कंपनीज एक्ट 2013 कैसे आया। तो पहली चीज़ है कि 18 दिसंबर 2012 विच इज़ विजिबल हेयर, कंपनीज बिल 2012 पास किया था लोकसभा ने, जिसको हम कहते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और फिर काफ़ी समय के बाद 8 अगस्त 2013 दिस कंपनीज बिल 2012 वाज आल्सो पास्ड बाय राज्यसभा। एक टाइम ऐसा आया था, हम लोगों ने बीच में मान लिया था कि बजट सेशन 2013 में या मॉनसून सेशन 2013 में अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो फिर ये कंपनी लॉ कभी नया कंपनी लॉ इंडिया में कभी देखने के लिए मिलेगा नहीं। और लोकसभा ने अप्रूव कर भी दिया, तो अगर राज्यसभा अप्रूवल नहीं मिला तो अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बन पाता। 8 अगस्त 2013 बहुत लंबे इंतजार के बाद सब लोगों को एक सरप्राइजिंगली एक प्लेजेंट न्यूज़ मिली कि कंपनीज एक्ट 2013 अब फाइनली बनने वाला है, और लोकसभा ने भी बिल अप्रूव कर दिया है, राज्यसभा ने बिल अप्रूव कर दिया है। 29 अगस्त 2013 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया, और जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं फिर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते तब तक हम कह रहे थे कंपनीज एक्ट कंपनीज बिल 2012 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होने के बाद इट बिकम्स कंपनीज एक्ट 2013। और 30 अगस्त 2013 फाइनली इट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, एंड होल कॉर्पोरेट सेक्टर वाज टेकन बाय सरप्राइज, ऑल द प्रोफेशनल्स वर टेकन बाय सरप्राइज, क्योंकि सबको ऐसा लगा था एक बार कि शायद ये कंपनीज एक्ट 2013 कभी बनेगा नहीं। लेकिन जब ये बना तो सब लोगों को लगा अच्छा क्या कंपनीज एक्ट 2013 अब आ गया है, क्या ये रियलिटी बन गया है, क्या हम सब लोगों को एक नया कंपनीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा बहुत साल बाद, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 इंडिया में चलते हुए इतने साल हो गए थे और कॉर्पोरेट सेक्टर को आदत हो गई थी कंपनीज एक्ट 2013 की, सभी कंपनीज एक्ट 1956 की सभी प्रोफेशनल्स को हैबिट हो गई थी कंपनीज एक्ट 1956 की। लेकिन अब फाइनली सबको लगा कि अब हमें एक बार फिर से दोबारा पढ़ाई शुरू करनी है, और कंपनीज एक्ट 2013 अब सबको एक बार फिर से ऑन टेबल बैठकर एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। 12 सितंबर 2013 बट एक बार मैं फिर से बोलूँगा 30 अगस्त 2013 जब ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ तो सिर्फ सेक्शन 1 एनफोर्स किया गया और बोला गया कि बाकी सेक्शंस हम धीरे धीरे एनफोर्स करेंगे बाद में। 12 सितंबर 2013 98 सेक्शंस और एनफोर्स किए गए, और कॉरपोरेट सेक्टर को धीरे धीरे फील होना शुरू हुआ गया, नया कंपनी सेक्टर आ गया। उन दिनों में सेक्शन 185 186 को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कॉरपोरेट सेक्टर में, और लोन टू डायरेक्टर्स को लेकर कि कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे पाएंगी नहीं दे पाएंगी, और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी काफ़ी परेशानी क्रिएट हो गई थी। एमसी की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आनी शुरू हो गई। 27 फेब 2014 फाइनली एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन एनफोर्स किया, सेक्शन 135 कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्शन 135 के बारे में अभी हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो एक और सेक्शन एनफोर्स हुआ जिसमें अल्टीमेटली अब बोला गया कि सारी बड़ी कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और समाज सेवा के लिए सोशल वर्क के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सेक्शन 135 के लिए भी रूल्स बनाए गए बाद में। देन 25 मार्च 2014 फाइनली कहना चाहिए एक बॉम्ब फटा, और कंपनीज एक्ट के अंदर 182 और सेक्शंस नोटिफाई हो गए, और उनके साथ बहुत सारे नए रूल्स। 1 अप्रैल 2014 से फाइनली बोला गया कि हम ये नए सेक्शंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 182 न्यू सेक्शंस अब एनफोर्स कर रहे हैं, और 1 अप्रैल 2014 ही उस वक्त नए रूल्स को भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करने की बात हुई कि नए सेक्शंस के साथ अब नए रूल्स इंडिया में आ जाएंगे, और बहुत सारे नए रूल्स एक साथ एनफोर्स हुए। तो कॉरपोरेट सेक्टर को ये समझ में आया, प्रोफेशनल्स को ये समझ में आया कि सिर्फ नए सेक्शंस नहीं पढ़ने, नए सेक्शंस के साथ ऐड ऑन नए रूल्स भी पढ़ने, और फिर दोनों को हार्मोनाइज करना है, हारमोनियस इंटरप्रिटेशन करना है। एंड कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जो अभी तक भी नोटिफाई नहीं हुए। तो अगर जोड़कर देखता हूँ, 30 अगस्त 2013 एक सेक्शन नोटिफाई हुआ, उसके बाद 12 सितंबर 2013 98 मोर सेक्शंस, एंड देन
27th Feb 2014 वन मोर सेक्शन, तो टोटल 100, और फिर 25th March 2014 182 न्यू सेक्शंस, तो टोटल 100 प्लस 182 टोटल बिकम्स 282 न्यू सेक्शंस इंडिया में एनफोर्स हो गए। तो 470 में से अभी तक 282 न्यू सेक्शंस इंडिया में एनफोर्स हुए अलॉन्ग विद देयर रूल्स। और अब हम लोगों के ऊपर एक कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर, प्रोफेशनल्स के ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब हमें नए सेक्शंस, नए रूल्स, उनके साथ जुड़े हुए नए फॉर्म्स और बहुत सारे MCA सर्कुलर्स पढ़ने हैं और फिर उन सबको कंबाइन करके उनकी इंटरप्रिटेशंस कॉरपोरेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करनी है। अब अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट May 2015 एग्जाम्स एट दिस मोमेंट, ये सारे 282 न्यू सेक्शंस अलॉन्ग विद द रूल्स May 15 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। और अब जब तक वो जो बैलेंस सेक्शंस सुप्रीम कोर्ट में जिनको लेकर मामला पेंडिंग चल रहा है, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक वो बैलेंस सेक्शंस इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। बैलेंस सेक्शंस में क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की बात हो रही है और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है बार काउंसिल ऑफ मेड्रास की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है, तो हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब बैलेंस सेक्शंस को ग्रीन सिग्नल देगा तो वो बैलेंस सेक्शंस भी इंडिया में इम्प्लीमेंट होंगे। बट अभी कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता कि सुप्रीम कोर्ट वो बैलेंस सेक्शंस को कब तक ग्रीन सिग्नल देगा और कब वो बैलेंस सेक्शंस इंडिया में इंप्लीमेंट होंगे। तो फॉर द टाइमिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से यही आया है कि जितने सेक्शंस नोटिफाई हो चुके हैं अलॉन्ग विद द रूल्स, अलॉन्ग विद द MCA क्लैरिफिकेशंस, अलॉन्ग विद द फॉर्म्स, हमारे May 15 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो फाइनली हम कह सकते हैं, फाइनल फिगर जो हमारे पास है 282 सेक्शंस प्लस रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर द एग्जाम्स इन May 15, और हो सकता है एज इट इज़ यही रूल्स और यही सेक्शंस November 15 एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्लियरेंस तब तक आने के चांसेस ऐसा लगता है कि बहुत कम है, दे आर वेरी लेस। देन वन थिंग आई लाइक टू ऐड, जितने भी MCA सर्कुलर्स 30 सितंबर 2013 तक आ जाएंगे, 30 सितंबर 2014 तक आ जाएंगे, वो सारे के सारे May 15 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो 30 सितंबर 2014 के बाद अगर कोई और MCA सर्कुलर, MCA क्लैरिफिकेशन आता है तो वो May 15 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस के बाद अगर बात करते हैं तो पिछले दिनों में कहना चाहिए उदय कोटक, चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि न्यू कंपनीज एक्ट 2013 हमें किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। इट सेज लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट अप्रूवल्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। कंपनीज एक्ट 1956 में गवर्नमेंट अप्रूवल्स बहुत ज़्यादा थे। अभी कई जगह ऐसा किया है सेक्शंस के अंदर कि गवर्नमेंट अप्रूवल की जगह शेयर होल्डर अप्रूवल इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो एक इंडिपेंडेंस दी है और ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अप्रूवल ना लेकर अब आप अपने शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लीजिए। कंपनी के अंदर पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ कंपनी में कर रहे हैं जिनके लिए पहले CG अप्रूवल चाहिए था, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए था ओल्ड एक्ट में, अब गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, अब उसकी जगह शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन एट द सेम टाइम न्यू कंपनीज एक्ट में पहले से ज़्यादा फाइन पेनल्टीज़ हैं, पहले से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं, और कहना चाहिए कि फ्रीडम दी है, CG अप्रूवल से फ्री किया है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। और यहाँ पर एक स्पाइडरमैन मूवी का एक कोटेशन यहाँ आपके सामने कोट करना चाहता हूँ। स्पाइडरमैन मूवी में किसी ने कहा था विद द मोर पावर्स कम्स द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेम थिंग हैपनिंग हेयर, यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर की पावर्स बढ़ा दी हैं, प्रोफेशनल्स की पावर्स बढ़ा दी हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर भी बढ़ गया है। और अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर पूरा नहीं करेंगे तो जेल के प्रोविजंस, इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए हैं। और कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। शायद आप लोगों को याद हो रामालिंगा राजू एंड द फ्रॉड कमिटेड इन सत्यम। वे बैक इन 2008-2009 फ्रॉड हुआ था। बैलेंस शीट में, बैंक अकाउंट में कैश बहुत ज़्यादा दिखाया गया था, जबकि कंपनी में कैश क्रंच था। और कंपनी के ऑडिटर्स ने कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर स्टैंप लगाया था, और ऑडिट रिपोर्ट में भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे। और जब बाद में कंपनी के CEO ने
एज विसल ब्लोअर टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया, न्यूज़पेपर में इंटरव्यू दिया, तो वो फ्रॉड खुलकर सामने आया। और जब फ्रॉड खुलकर सामने आया तो उन दिनों में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, जब हम न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ देखते थे तो देखते थे कि सत्यम के ऑफिस के ऊपर पुलिस की रेड है, या वेल कंपनी लॉ बोर्ड की तरफ से एक्शंस चल रही हैं। तो एक ये फ्रॉड था जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट इन द न्यू कंपनीज एक्ट फॉर द फाइन पेनल्टीज। सेकेंडली, आजकल जो चल रहा है, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एवरीबडी नोज़ कि आजकल सुब्रता रॉय कहाँ हैं। और तीसरा मैं बोलना चाहूँगा जिग्नेश शाह, अगर आप लोगों को नाम याद है, और MCX स्टॉक एक्सचेंज और NSEL के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, ये 2-3 बड़े बड़े इंसिडेंट हुए इंडियन कॉरपोरेट सेक्टर में, जिसके बाद ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने डिसाइड किया कि हम न्यू कंपनीज एक्ट में स्ट्रिक्टनेस इम्प्रूव करेंगे। एक नए सेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूं जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था। फ्रॉड को लेकर एक नया प्रोविजन बना दिया है। सेक्शन 447 के अंदर कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति न्यू कंपनीज एक्ट में फ्रॉड करता है तो उसके लिए मिनिमम जेल 6 months, मैक्सिमम जेल 10 years। अगर फ्रॉड में पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज हुई है, इफ फ्रॉड डैमेजेस public interest, then minimum jail 3 years। maximum jail same 10 years। इफ फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट। तो कुछ काफ़ी कहना चाहिए स्ट्रिक्ट प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ फाइन भी है, एंड फाइन ऑल्सो। और फाइन कितना इन्वॉल्व है, जितने अमाउंट का आपने फ्रॉड किया है कम से कम उतना फाइन तो देना ही पड़ेगा। एंड फाइन कैन बी मैक्सिमम अप टू 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। एक और बहुत खास बात, फ्रॉड करते हैं इन ऑफेंसेस को, फ्रॉड के कनेक्शन में जो ऑफेंसेस हैं उनको माना गया दे आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, अरेस्ट विदाउट वारंट। तो बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, और इस तरीके के प्रोविजंस ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं थे। तो ऐसा लगता है कि वो जो 2-3 बड़े बड़े स्कैम्स हुए कहीं ना कहीं, या 2-3 बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए ओल्ड कंपनीज एक्ट में, उसको देखते हुए शायद लॉ मेकर ने लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया है। दैट इज़ हैपनिंग हियर। देन गोइंग ऑन फर्दर, कंपनी लॉ में ऐसा नहीं कि हर कॉन्ट्रावेंशन को फ्रॉड ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। न्यू कंपनीज एक्ट में कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस हैं जहां पर लॉ मेकर ने प्रोवाइड किया है कि कुछ सेक्शंस में हम मानेंगे कि फ्रॉड हुआ है। अब मैं आपको एक बार उन सेक्शंस की लिस्ट दिखाने जा रहा हूं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 5, सेक्शन 7 सबसेक्शन 6, लिस्ट आपके सामने है।
सेक्शन 8, 34, 36, 38, अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इन द प्रॉस्पेक्टस करते हैं तो फ्रॉड माना जाएगा। अगर कहीं बेनामी होल्डिंग लेते हैं, फिक्टिशियस शेयर होल्डिंग लेते हैं तो फ्रॉड माना जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशंस फाइल करते हैं एक ही पब्लिक इशू में, फ्रॉड माना जाएगा फ्रॉम द डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स। सेक्शन 56, 66, 75, 140, 206, 206 के अंदर अगर आरओसी इंक्वायरी या सीजी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आता है, उनसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, फ्रॉड पकड़ में आता है तो सेक्शन 447 अप्लाई होगा। सेक्शन 212, 313, देयर आर सेक्शंस विच आर डीलिंग विद द इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर अगर फ्रॉड्स पकड़ में आते हैं और रिपोर्ट जाती है सीजी के पास तो फ्रॉड माना जाएगा। सेक्शन 212 के बारे में खास बात बोलना चाहूँगा, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो SFIO हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओवर हेयर। सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला है। सेक्शन 229, 251, 266, 339, 448 कुछ और सेक्शंस हैं जो रेफ़र करते हैं कि अगर आप इन सेक्शंस में कहीं फंसते हैं, गड़बड़ करते हैं, तो आप सेक्शन 447 में फॉल करते हैं और फिर 447 में कॉन्सिक्वेंसेस, अभी जो आपने देखा जेल है, फाइन पेनल्टी है, वो बहुत बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो कंपनीज एक्ट में हर कॉन्ट्रावेंशन को फ्रॉड नहीं माना जाएगा, तो कुछ सिलेक्टेड सेक्शंस हैं जिनको हम कह रहे हैं कि फ्रॉड के साथ कनेक्ट किया गया है। एंड डू रिमेंबर, ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अरेस्ट विदाउट वारंट। अब मैं आपको कंपनीज एक्ट में नया क्या है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। व्हाट इज न्यू? इन कंपनीज एक्ट 2013, या जिसको हम प्यार से आजकल वो CA 2013 लिख देते हैं, लेकिन वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 है। जो नए कॉन्सेप्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जो लॉ मेकर ने अब नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पहला मैं बात करूंगा OPC के बारे में, वन पर्सन कंपनी। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन यूरोप में पहले से था, ऑस्ट्रेलिया में पहले से था, पाकिस्तान में भी था। हमने कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है। दिस वन पर्सन कंपनी विल बी ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी बाय नेचर, बेसिक नेचर, बट दिस कंपनी विल हैव ओनली वन मेंबर, इट विल नॉट हैव टू मेंबर्स। ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में था, एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम टू मेंबर्स। OPC विल हैव ओनली एग्जैक्ट वन मेंबर, एक मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट OPC कैन हैव वन और मोर डायरेक्टर्स, अप टू 15 डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं, अलाउड है, और 15 से भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर हम शेयर होल्डर्स अप्रूवल ले लेते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं, तो 15 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेंबर सिर्फ एक होगा, ओनली वन मेंबर। OPC कंपनी में वो जो एक मेंबर होगा उसके लिए मैंडेटरी है कि उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, और शुरू से इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ROC को बताना होगा कि वो नॉमिनी कौन है, और टाइम टू टाइम नॉमिनी चेंज होगा तो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर OPC कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाती है, द नॉमिनी विल बिकम अ न्यू मेंबर इन दैट केस, और फिर वो जो न्यू मेंबर बनेगा उसको फर्दर नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। OPC कंपनी, आप एक तरीके से कह लीजिए कि जो ऑल ओवर इंडिया सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हैं उन सबको इंस्पायर करने की कोशिश हो रही है कि अगर वो लोग अपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को OPC में कन्वर्ट कर लेते हैं और OPC में कन्वर्ट करके बिजनेस करते हैं तो उनको लिमिटेड लायबिलिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटर कोई बैंक लोन लेता है, रीपे नहीं कर पाता है, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। लेकिन OPC कंपनी बनाने का फ़ायदा कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को आप OPC कंपनी में कन्वर्ट कीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट एंजॉय कीजिए। ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है, सोल प्रोप्राइटर्स को इंस्पायर कर रही है कि आप OPC कंपनीज बनाइए। स्मॉल कंपनीज, वो प्राइवेट कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम है, टर्नओवर ₹2 करोड़ या 2 करोड़ से कम है, उनको स्मॉल कंपनीज का स्टेटस दिया जाएगा।
नाउ ओपीसी कंपनी और स्मॉल कंपनीज हैं तो दोनों प्राइवेट कंपनीज, लेकिन प्राइवेट कंपनीज होते हुए भी कुछ सेक्शंस में इनको रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं, जो कि दूसरी प्राइवेट कंपनीज, नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज, बड़ी प्राइवेट कंपनीज को तो वो सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ओपीसी कंपनीज को वो सेक्शंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। कुछ सेक्शंस की लिस्ट है, स्पेशली जब हम जनरल मीटिंग्स की बात करते हैं और हम कोरम की बात करते हैं, चेयरपर्सन प्रॉक्सी की बात करते हैं, तो ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज को और पब्लिक कंपनीज को भी अप्लाई होते हैं, लेकिन ओपीसी कंपनीज को और स्मॉल प्राइवेट कंपनीज को अप्लाई नहीं होते हैं, उनको एग्जम्पशन ग्रांट की गई है। और लॉजिकली समझ में आता है कि ओपीसी कंपनी में क्योंकि एक ही मेंबर है, तो एक मेंबर अपने आप को नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग क्या देगा, और वो एक अकेला मेंबर अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा कि मैं जनरल मीटिंग में नहीं आ सकता तो मेरा प्रॉक्सी आ जाएगा, तो कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती है। तो इसलिए कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो लॉजिकली ओपीसी कंपनीज को अप्लाई नहीं हो सकते हैं, इसलिए ओपीसी कंपनीज को स्पेशल एग्जम्पशंस ग्रांट कर दी गई हैं। एसोसिएट कंपनीज भी एक नया कॉन्सेप्ट न्यू कंपनी लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% शेयर्स होल्ड करती है, बट नॉट मोर देन 50%। होल्डिंग सबसे रिलेशन तो नहीं है, बट 20% और मोर शेयर्स होल्ड करते हैं। तो एसोसिएट कंपनीज एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के पीछे रीज़न ये है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस सेक्शन 188 वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, और एसोसिएट कंपनीज के थ्रू भी फ्रॉड ना हो सके, दैट इज़ वाई द एसोसिएट कंपनीज आर इंट्रोड्यूस्ड। तो सेक्शन 188 विच हैज़ बिकम वेरी फेमस दीज डेज रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। और दूसरा एसोसिएट कंपनीज हमें देखने के लिए मिलता है जब हम एसोसिएट वर्ड की बात करते हैं, तो हमें जब हम ऑडिटर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की डिस्क्वालिफिकेशंस, तो भी एसोसिएट कंपनीज का कॉन्सेप्ट वहाँ बीच में रेफर करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं तो एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट बीच में रेफर करते हैं। तो एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट कई जगह रेफरेंस में आता है, और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में एसोसिएट कंपनीज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कहीं ना कहीं शायद उसका मिसयूज़ हो रहा था, और एसोसिएट कंपनीज के थ्रू कुछ ट्रांजेक्शन्स को बाईपास किया जाता था, जो अब कोशिश हो रही है कि वो एसोसिएट कंपनीज के थ्रू बाईपास ना हो। ओल्ड कंपनीज एक्ट में होल्डिंग कंपनी सबसी कंपनी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। सेक्शन 4 में होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी कॉन्सेप्ट था, उसको मॉडिफाई किया गया। सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट, अब इसमें लेयर्स ऑफ सबसी कंपनीज के ऊपर लिमिट लगाने की बात हो रही है आजकल। लेयर ऑफ सबसी कंपनीज की, एक होल्डिंग कंपनी के नीचे कितने लेवल तक सबसी कंपनी हो सकती है, 1 लेवल सबसी, 2 लेवल सबसी, 3 लेवल सबसी, 4 लेवल सबसी। और कोशिश हो रही है कि सब्सिडरी कंपनीज टैक्स एवेजन के पर्पस के लिए ना क्रिएट की जाए, और कहीं ना कहीं एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन एमसीए की तरफ से अभी तक रूल्स में कुछ आया नहीं है। हालांकि सेक्शन में बेस तैयार कर दिया गया है कि सीजी के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास पावर है कि सब्सिडरी कंपनीज के कि कितनी लेयर्स हो सकती हैं, इसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे। अब देखना है कि आने वाले टाइम में सीजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या रूल्स बनाती है और सब्सिडरी कंपनीज के ऊपर क्या लेयर्स इम्पोज की जाती हैं। उसके अलावा और एक नई चीज़ है, ओल्ड कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करते थे, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बात करते थे, तो तब हम कहा करते थे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मेन ऑब्जेक्ट्स, एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स टू सपोर्ट मेन ऑब्जेक्ट्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स। और अदर ऑब्जेक्ट्स में हम दुनिया भर की कोई भी एक्टिविटी लिख लिया करते थे, लेकिन अभी न्यू कंपनीज एक्ट में अदर ऑब्जेक्ट्स खत्म कर दिया गया है। रादर न्यू कंपनीज एक्ट कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, और अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होगा मेन ऑब्जेक्ट्स भी उसी में होगा, एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स उसको सपोर्ट करने के लिए भी साथ में होंगे, अदर ऑब्जेक्ट्स अलग से होगा नहीं। और अदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स ने जो पैसा कंपनी को मेन ऑब्जेक्ट्स के लिए दिया है, बिजनेस करने के लिए दिया है, उस पैसे को आप कहीं और डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि ओल्ड कंपनीज एक्ट में हो सकता था, पॉसिबल था, अब न्यू कंपनीज एक्ट में वो नहीं हो पाएगा। देन टॉकिंग अबाउट वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कंपनीज एक्ट में सेक्शन 42 इंट्रोड्यूस किया गया है।
विच टॉक्स अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब यह है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जान पहचान के लोगों को, प्रमोटर्स के फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इशू कर रही है, या जो नोन पर्सन्स हैं, एक्वेंटेंसेज हैं, उनको इशू कर रही है। पब्लिक इशू लॉन्च नहीं कर रहे हैं, राइट इशू नहीं कर रहे हैं, बोनस इशू नहीं दे रहे हैं। वी आर तो प्राइवेट प्लेसमेंट में बोनस इशू, राइट इशू या पब्लिक इशू नहीं आता है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में जब शेयर्स दे रहे हैं, एक नया प्रोविजन दिया गया है कि कंपनी को प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले लिस्ट ऑफ ऑफरीज बनानी पड़ेगी। और लिस्ट ऑफ ऑफरीज बनाकर आरओसी के पास फाइल करनी पड़ेगी। इसके लिए एक फॉर्म दिया गया है, फॉर्म PAS 5। आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा और प्राइवेट प्लेसमेंट शुरू करने से पहले आरओसी को बताना पड़ेगा कि हम कितने लोगों को ऑफर दे रहे हैं। एक साल में 200 ऑफरीज से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 1 फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 200 ऑफरीज। और जो रूल्स में लिखा है वो इस तरीके से बताया गया, मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर इक्विटी शेयर्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर, मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर प्रेफरेंस शेयर्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर, मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर डिबेंचर्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो रूल्स भी साथ में जोड़कर पढ़ने हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑफरीज बनाकर देना है। एंड डू रिमेंबर, लिस्ट ऑफ 200 ऑफरीज। कंपनी चाहे तो 200 ऑफरीज एक सिंगल गो में कर सकती है, और कंपनी चाहे तो इसको ब्रेकअप में कर सकती है। मे बी कंपनी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 4 बार इक्विटी शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करना चाहती है, और हर बार लिस्ट ऑफ 50 ऑफरीज बनाकर आरओसी को देते हैं। और जब ऑफर देंगे तो एक और ख़ास बात है, एक डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, PPOL, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इशूअर कंपनी ऑफरीज को देगी, और इसके लिए भी एक फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्म है PAS 4। और जब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इन ऑफरीज को दिया जाएगा तो इन लोगों का नाम बीच में लिख कर दिया जाएगा, और ऑफरीज को बोला जाएगा कि अगर आप खुद कंपनी के शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को, किसी को नहीं दे सकते हैं। अगर आप खुद लेने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, लेकिन अब कंपनी शेयर्स किसी और को अलॉट नहीं करेगी। ओल्ड एक्ट और न्यू एक्ट में कहाँ फ़र्क आया है? ओल्ड एक्ट में कहा करते थे कि कंपनी सिंगल ऑफर 49 अलॉटीज तक दे सकती है, और कंपनी 50 को टच नहीं कर सकती। अगर 50 टच करते हैं तो उसको पब्लिक इशू मान लिया जाएगा। तो ओल्ड कंपनीज एक्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड था, सिंगल गो में 49 ऑफरीज को दे सकते हैं, लेकिन अब आज की तारीख में आप चाहें तो सिंगल ऑफर लेटर जो है वो 200 ऑफरीज तक दे सकते हैं। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यही है, एक स्पेशल बात यह है कि ओल्ड कंपनीज एक्ट में, 1956 एक्ट में कहीं ये नहीं बोला गया था कि एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिट क्या है। तो कंपनीज बार बार एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जो है वो 50 बार बार दे सकती थी, और पता चलता है कि एक साल में अगर 100 बार दे दिया आपने, 100 टाइम्स, 49% कहना चाहिए। अगर कंपनी एक ऑफर 49% को देती है प्राइवेट प्लेसमेंट में, और 49 बार बार रिपीट करती है 100 टाइम्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो वो 4900 ऑफरीज एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में हो सकते थे, पॉसिबल था। और कंपनीज इसका मिसयूज़ कर रही थी, लेकिन अब कंपनीज इसका मिसयूज़ नहीं कर पाएंगी इन द न्यू एक्ट, क्योंकि अब एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर की लिमिट 200 ऑफरीज फिक्स कर दी गई है। तो 200 ऑफरीज इज पर फाइनेंशियल ईयर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा न्यू कंपनीज एक्ट में एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ई वोटिंग। ई वोटिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। छोटी कंपनीज के लिए नहीं है, बड़ी कंपनीज के लिए है।
या तो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हैं या 1000 शेयर होल्डर्स से ज़्यादा हैं। तो इन कंपनीज के लिए ई वोटिंग मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और अब इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इन कंपनीज में ई वोटिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे तो जल मीटिंग में जितने भी रेजोल्यूशन पास करने हैं वो जल मीटिंग शुरू होने से पहले ही ऑलरेडी पास हो चुके होंगे या फेल हो चुके होंगे। वोटिंग प्रोसेस जल मीटिंग शुरू होने से 3 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। ई वोटिंग रूल्स में लिखा हुआ है कि कहना चाहिए, जो रूल्स का पूरा नाम है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 एंड रूल 20 टॉक्स अबाउट ई वोटिंग। तो रूल 20 में लिखा हुआ है कि जब कंपनी ई वोटिंग प्रोसेस करेगी तो ई वोटिंग प्रोसेस जल मीटिंग स्टार्ट होने से 3 दिन पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंक्लूड हो जाना चाहिए। और उस केस में क्या होगा कि एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होगा जो ई वोटिंग की स्क्रूटनी करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा, कंपनी को सबमिट करेगा, और कंपनी के चेयरपर्सन ई वोटिंग का रिजल्ट जल मीटिंग में डिक्लेयर करेंगे। और जल मीटिंग में सिर्फ इतना ही आकर बताएंगे कि हमने जल मीटिंग में जो 10 रेजोल्यूशन एजेंडा में रखे हैं, नोटिस में रखे हैं, उनमें कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ, कौन सा रेजोल्यूशन फेल हुआ। और जब चेयरपर्सन आकर रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो शेयर होल्डर्स वहाँ कोई रेजोल्यूशन ऑन द स्पॉट पास नहीं करेंगे। अब हैरानी की बात यह है कि मतलब अगर जनरल मीटिंग में 500 शेयर होल्डर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं या 700 शेयर होल्डर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं कंपनी के अंदर, तो वहाँ वो सिर्फ रिजल्ट सुनने के लिए आए हैं। वहाँ पर ना वो कोई डिस्कशन करेंगे रेजोल्यूशन के ऊपर, ना कोई वोटिंग करने की आवश्यकता है। अगर डिस्कशन करना भी चाहें तो डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रेजोल्यूशंस की वोटिंग का प्रोसेस ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका है और ऑन द स्पॉट कोई वोटिंग उसमें होनी नहीं है या न्यू वोट्स वहाँ पर बीच में ऐड नहीं किए जाने हैं। तो हैरानी की बात यह है कि शेयर होल्डर्स आएंगे, जनरल मीटिंग में बैठेंगे, चेयरपर्सन रिजल्ट अनाउंस करेंगे, 10 मिनट के अंदर जनरल मीटिंग खत्म हो जाएगी और शेयर होल्डर्स को कहा जाएगा आप रिफ्रेशमेंट लीजिए और आप घर जाइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, वो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होकर अब वो एनुअल ईटिंग मीटिंग होगी? बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि शेयर होल्डर्स सिर्फ रिजल्ट सुनने के लिए आएंगे, रिफ्रेशमेंट लेने के लिए आएंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे, विच विल बी वेरी फनी एक्चुअली। तो जो पुराने कंपनीज एक्ट, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में प्रोविजंस थे, शो ऑफ हैंड्स जनरल मीटिंग में होगा, अगर मेंबर्स पोल डिमांड करते हैं पोलिंग पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उन सब का कोई रेलिवेंस नहीं रहेगा इन बड़ी कंपनीज में, ये जो बड़े लेवल की कंपनीज हैं। सो जिन भी कंपनीज में ई वोटिंग है, जिन भी कंपनीज में ई वोटिंग का प्रोसेस मैंडेटरी है, ना तो वहाँ शो ऑफ हैंड्स हो पाएगा और ना ही वहाँ पर पोलिंग हो पाएगा इन द जनरल मीटिंग। तो छोटी कंपनीज में जहाँ पर ई वोटिंग मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि वहाँ पर मेंबर्स आएंगे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे और शेयर कहना चाहिए वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे रेजोल्यूशंस के ऊपर। लेकिन बड़ी कंपनीज के अंदर कहीं भी वोटिंग का प्रोसेस नहीं होगा। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। एक छोटा सा पॉइंट और भी यहाँ पर रेज करना चाहूँगा। ओल्ड कंपनीज एक्ट में पोस्टल बैलेट का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। सेक्शन 192A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, जिसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है सेक्शन 110 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और सेक्शन 110 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का कंपैरिजन है विद सेक्शन 108 ई वोटिंग के साथ। सेक्शन 110 के साथ हम रूल
22 पढ़ते हैं, देखते हैं, और यहाँ पर रूल 20 है। रूल 22 भी कहता है, सेक्शन 110 रूल 22 कहता है कि वहाँ भी आप पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक मोड से करवा सकते हैं। और ई वोटिंग तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है। ई वोटिंग का तो मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा। तो अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर पोस्टल बैलेट में और ई वोटिंग में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर अब इंट्रोडक्शन में तो देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन कॉर्पोरेट सेक्टर में चल रहा है और इसमें एमसीए सर्कुलर्स आ रहे हैं, एमसीए क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, और हैरानी की बात यह है कि एमसीए सर्कुलर और सैबी के सर्कुलर्स भी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं इंडिया में। कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं इंडिया में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149(6) एटसेट्रा, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 में बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ करता था, और इस वजह से अब नए टाइप, नए कैटेगरी के डायरेक्टर्स ढूंढने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को एफर्ट करनी पड़ रही है वुमेन डायरेक्टर्स ढूंढने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वुमेन डायरेक्टर, हमें इस कैपेबिलिटी के लोग चाहिए जो बोर्ड मीटिंग में बैठकर एज डायरेक्टर कंट्रीब्यूट कर सकें बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ में, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ में। तो चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, वुमेन डायरेक्टर हैं, और रेजिडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसे डायरेक्टर्स ढूंढने के लिए वक्त लगेगा, और कुछ 1 ईयर का टाइम सेक्शन में 149 में दिया गया है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर आजकल एक प्रेशर है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और रेजिडेंट डायरेक्टर ढूंढना है। तो कुछ एक ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए कंपनी लॉ में देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेक्शन 211 एंड सेक्शन 212। तो फ्रॉड्स के लिए सीजी अगर चाहे, सीजी के पास दो ऑप्शंस हैं। सीजी को अगर लगता है कि किसी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, तो सीजी अगर चाहे तो सीजी अपना खुद का इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर सीजी के पास सेकंड ऑल्टरनेटिव है कि सेक्शन 212 में सीजी रेफरेंस दे सकती है एसएफआईओ को, सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, कि जाइए और कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और एक बहुत खास बात है, जब सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की टीम कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएगी, तो उसमें उस वक्त कंपनी में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कंपनीज एक्ट 2013 में चल रही होंगी किसी और अथॉरिटी के द्वारा, तो वो सभी दूसरी अथॉरिटीज़ की इन्वेस्टिगेशंस को रोक दिया जाएगा और एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू किया जाएगा, और उन दूसरी अथॉरिटीज़ को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी उन्हें कंपनी से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो सारे एसएफआईओ को हैंड ओवर करने पड़ेंगे। और एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी एसएफआईओ के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी। एसएफआईओ को भी अगर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करते समय अगर कुछ मिलता है तो ऐसा जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ शेयर किया जा सके, तो एसएफआईओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। उसके अलावा जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में भी था, न्यू कंपनीज एक्ट में भी है, कुछ चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बोर्ड मीटिंग्स, ओल्ड कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग्स करवाते थे तो डायरेक्टर्स फिजिकली प्रेजेंट हुआ करते थे, खुद चलकर आते थे और एक जगह बैठा करते थे, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से
अब चीज़ें पहले से इम्प्रूव हुई हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी इज़ नाउ अवेलेबल एंड MBP रूल्स में मेंशन है, दैट इज़ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पावर्स रूल्स 2014 में मेंशन है कि रूल 3 कहता है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करवा सकते हैं. तो बोर्ड मीटिंग के लिए मैं कहूँगा सेक्शन 173 है और इसके साथ MBP रूल्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड पावर रूल्स इज़ देयर. रूल 3 के अंदर, रूल 3 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात की गई है. तो एक नई फैसिलिटी है, टेक्नोलॉजी आने से ये फ़ायदा हुआ है, लेकिन डायरेक्टर्स जो बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही शुरू में बताना होगा कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं. या फिर जब उनको नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग दिया जाएगा तो उस वक्त वो कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, एडवांस इंटीमेशन देंगे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं. चेयरमैन को और कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को इस चीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, शो ऑफ हैंड्स प्रॉपर तरीके से हो, अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से मार्क हो, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐड ऑन हो जाएंगी. तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग has become a new facility in the board meetings. उसके अलावा notices of general meeting or board meeting can be sent by email. ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में ईमेल फैसिलिटी कहीं एक्सप्रेसली मेंशन नहीं थी. अब न्यू कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि ईमेल से भी भेज सकते हैं, और जो पेपर फॉर्म में है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, वो तो आप भेज ही सकते हैं. तो पेपर, और अभी कुछ रूल्स में कुरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है और कुछ रूल्स में ऑर्डिनरी पोस्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है. बट रूल्स टू रूल्स वेरी करता है, सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है. सेक्शन 20 रेड विद द रूल्स आपको काफ़ी कुछ बताता है कि आप किस किस तरीके से नोटिस भेज सकते हैं, बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय कुरियर, or by fax or by email, the various facilities which are given in the section 20 along with the relevant rules over there. Then कुछ और चीज़ों में बदलाव हुआ है, कुछ और चीज़ें बदल गई हैं. सेक्शन 295 loans to director with prior CG approval. This is old Companies Act 1956 versus new Companies Act 2013, section 185, loan to directors is absolutely prohibited. इसकी वजह से कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ कि ये क्या हो गया है. पहले कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को लोन्स दे सकती थी, और अब कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को लोन्स नहीं दे पाएंगी. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, सेक्शन 295 ओल्ड एक्ट में जो था ओनली फॉर पब्लिक कंपनीज, और इस वजह से प्राइवेट कंपनीज के लिए क्या था कि प्राइवेट कंपनीज फ्रीली अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती थी, और प्राइवेट कंपनीज को कोई सीजी अप्रूवल भी नहीं लेना पड़ता था.
अभी न्यू कंपनीज एक्ट में क्या हुआ, न्यू कंपनीज एक्ट में दे आर सेइंग एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन फॉर ऑल कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को बहुत एक झटका लगा है, उनके लिए शॉकिंग है कि अब वो पहले अपने डायरेक्टर्स को फ्रीली लोन दे सकते थे और अब वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे ही नहीं सकेंगे। पब्लिक कंपनीज को लग रहा है कि पहले लोन दे सकते थे विद सीजी अप्रूवल और अब लोन देना बिल्कुल मना हो गया है। तो कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काफ़ी हार्श है और कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि ये प्रोविज़न फिर से ऑल्टर होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए और कुछ रिलैक्सेशंस मिलनी चाहिए। सेक्शन में और सेक्शन के साथ जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जिसमें कंपनी अपने होल टाइम डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर्स के लिए नहीं है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर के लिए परेशानी है कि अगर हम वो एक्सेप्शंस अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ओल्ड कंपनीज एक्ट में रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर सेक्शन 198 सेक्शन 309 हुआ करता था। न्यू कंपनीज एक्ट वी हैव सेक्शन 197 प्लस रेलिवेंट रूल्स। ओल्ड कंपनीज एक्ट में कहते थे कि पब्लिक कंपनीज they can give maximum 11% of net profit to all their managerial person. इन एग्रीगेट 11% के ऊपर जाना अलाउड ही नहीं था। न्यू कंपनीज एक्ट सेम लिमिट। लेकिन अब कहते हैं कि अगर आप 11% के ऊपर जाना चाहें जा सकते हैं। पब्लिक कंपनीज के लिए फिर से 11% के ऊपर जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन 11% के ऊपर जाने के लिए शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सीजी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो रिलैक्सेशन है लेकिन जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम 11% से ज़्यादा क्यों लेना चाहते हैं, हम क्यों डिजर्व करते हैं। एक और छोटी सी बात, सेक्शन 309 ऑफ ओल्ड एक्ट, और इसमें कहते थे, कहा करते थे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, 1 MD और 1 WTD maximum remuneration 5% of net profit. All MDs, WTDs put together maximum 10% of net profit. और आपको अगर 5% 10% से ऊपर जाना है
अगर मोर देन 5% या मोर देन 10% देना है तो यू कैन डू इट विथ सीजी अप्रूवल. न्यू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 197, और इसमें कहते हैं लिमिट्स आर सेम. लेकिन अगर आपको लिमिट जंप करनी है तो आपको सीजी अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ शेयर होल्डर अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ओनली शेयर होल्डर्स अप्रूवल, नो सीजी अप्रूवल. तो ऐसा कुछ और सेक्शंस में भी हुआ है जहां पर सीजी अप्रूवल को ख़त्म किया गया है और उसकी जगह शेयर होल्डर अप्रूवल को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि मिस्टर उदय कोटक, चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि ये जो न्यू कंपनीज एक्ट है, दिस टॉक्स मोर अबाउट द गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस एंड लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. लेकिन फिर से कहूँगा कि सेक्शंस में अगर कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो फाइन, पेनल्टीज, जेल के प्रोविजन पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं. और ओल्ड कंपनीज एक्ट में और न्यू कंपनीज एक्ट में अगर मैं कंपैरिजन करते हुए कहूँ, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर हम लोग कहीं रोड के ऊपर ट्रैफिक लाइट अगर जंप करते हैं, रेड लाइट जंप करते हैं, अगर फ़ाइन सिर्फ 100 रुपीज़ का है तो लोग जंप करने की हिम्मत दिखाते हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ का फ़ाइन है, पकड़ में आ गए तो 100 रुपीज़ से ज़्यादा क्या फ़ाइन होगा. अगर कहीं नो पार्किंग में व्हीकल लगाते हैं और 100 रुपीज़ का फ़ाइन देते हैं तो कंफर्टेबल फील होता है. अगर इसी चीज़ का फ़ाइन बढ़ाकर 1 लाख रुपीज़ कर दिया जाए कि अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं और फाइन 1 लाख रुपीज़ है, या आप नो पार्किंग में व्हीकल लगाते हैं और फाइन 1 लाख रुपीज़ है, तो लोग अपने आप लॉ कंप्लाई करना शुरू कर देंगे. तो ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में और न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में ये फ़ाइन पेनल्टीज़ का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा है कि कॉरपोरेट सेक्टर को अब लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा. और दो बातें हैं, एक है कि लॉ कंप्लाई होते हुए दिख रहा है, एक्चुअली आप कंप्लाई कर नहीं रहे हैं, सिर्फ अपेरेंट कंप्लायंस है, और एक है कि एक्चुअल कंप्लायंस है. अपेरेंट कंप्लायंस के दिन चले गए, अब एक्चुअल कंप्लायंस करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड देन अब फाइनली बताना चाहूँगा कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, कीपिंग द डिस्कशन शॉर्ट, क्योंकि वेल इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक काफ़ी है. डिलीटिंग ऑफ some old provisions. ओल्ड कंपनीज एक्ट में पब्लिक कंपनीज को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता था. अब न्यू कंपनीज एक्ट में आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू नहीं करेगा. न्यू कंपनीज एक्ट में सिर्फ फॉर्म INC 21, INC 22 आरओसी के पास फाइल करेंगे, उसके बाद कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी. आरओसी की तरफ से कोई सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू नहीं होगा. सेकेंडली, ओल्ड कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट हुआ करता था. अंडर सेक्शन 165 ऑफ द ओल्ड कंपनीज एक्ट समय के साथ ऐसा लग रहा है कि अब उस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता इंडिया में, हिंदुस्तान में बची नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट एबॉलिश कर दिया गया है. ओल्ड कंपनीज एक्ट में जब एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट अरेंजमेंट से शेयर्स इशू करती थी, तो प्राइवेट अरेंजमेंट से शेयर्स इशू करने से पहले, फर्स्ट प्राइवेट अरेंजमेंट करने से पहले स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस SLP आरओसी के पास फाइल करना पड़ता था. अब वो SLP का कॉन्सेप्ट इंडिया में खत्म हो गया है. ओल्ड कंपनीज एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट होने के बाद अगर आर्टिकल्स में रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन शेयर्स लेने पड़ेंगे तो वो लेने पड़ते थे. नहीं लेते थे क्वालिफिकेशन शेयर्स विद इन 2 मंथ्स तो फाइन पेनल्टी था. ऑफिस वेकेट नहीं करते थे तो भी फाइन पेनल्टी था. तो ओल्ड कंपनीज एक्ट में सेक्शन 270 क्वालिफिकेशन शेयर्स हुआ करता था, वो क्वालिफिकेशन शेयर्स खत्म हो गया है. एंड देयर हैव बीन सम
more deletions. For example, other objects खत्म हो गया है. All said and done, आज के इस सेशन में आपको यही बताना चाहता था कि ओल्ड कंपनीज एक्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो अब ख़त्म कर दी गई हैं क्योंकि वो अब समय के साथ रिडंडेंट हो गई हैं. नंबर 2, न्यू कंपनीज एक्ट में ऐसे बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट आए हैं जो ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं थे, जो बदलते समय के साथ कॉरपोरेट सेक्टर को जिनकी ज़रूरत है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए हैं. लेकिन हम लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर क्लैरिटी हम लोगों को आज की तारीख में नहीं है क्योंकि वो नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसमें MCA की तरफ से भी सर्कुलर्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम भी वो नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और हमारे साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी वो कॉन्सेप्ट सीख रहा है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पहले हिंदुस्तान में नहीं थे. तो ड्यूरिंग द डेज ऑफ कांग्रेस, ड्यूरिंग द डेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ड्यूरिंग द डेज ऑफ सचिन पायलट, वो प्रोविजंस बनाकर इम्प्लीमेंट किए गए. लेकिन उनका वो प्रोविजंस बनाए गए, ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई किए गए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अब हो रहा है. और अब आने वाले समय में ये देखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किस तरीके से प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करता है क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर आज की तारीख में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है. हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शंस को, रूल्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना, हार्मोनाइज करना और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट करना. तो सिर्फ पढ़ लेना और एग्ज़ाम्स देना इज़ नॉट द ओनली थिंग ऑन द माइंड और नॉट द ओनली फोकस एरिया. बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम पढ़ते हैं हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. और इम्प्लीमेंट कर पाने के लिए एनालिसिस हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मेरी आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे आप क्वालिफाइड हैं, चाहे आप क्वालिफाई होने वाले हैं, सभी लोग इन सेक्शंस को, रूल्स को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ें, हार्मोनाइज करें और उसके साथ साथ MCA सर्कुलर्स को और फॉर्म्स के साथ इंस्ट्रक्शन किट्स को भी हार्मोनाइज करके पढ़ें और जो लॉ मेकर की इंटेंशन है उसको बहुत अच्छे से एनफोर्स करें. हमारी बेस्ट एफर्ट होनी चाहिए कि हम लॉ को अच्छे से एनफोर्स कर सकें और कॉर्पोरेट सेक्टर को गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आदत डाल सकें. थैंक यू सो मच.